हेलो गाइस। आज हम सीखने वाले हैं आरसीसी डिज़ाइन के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है आरसीसी स्लैब। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये चाहे हो किसी भी जेई का एग्ज़ाम हो या फिर कोई इंटरव्यू हो या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। यह टॉपिक आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और आपको बता दें, इससे पहले भी हम सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं। आरसी डिज़ाइन के भी हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि आपको प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ड को अपने डायरी में नोट कर देना है। अपने जो भी आपके शॉर्ट नोट्स की बुक है उसमें आपके अगर नए पॉइंट दिखते हैं उसमें आपको नोट कर देने हैं। वीडियो को एक बार में नहीं, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर देना है। और लास्ट के जो PIQ रहेंगे हमारे पास, वो आपको ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और यदि ठीक है, और आगे अगर हमें आपको वीडियो अगर चाहिए होंगी तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है। अपना एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको इस वीडियो में क्या ऐड करवाना है, या आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्या चीज़ें इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो आपकी ज़रूर। अब यदि हम स्लैब की अगर बात करें तो स्लैब में हमें क्या क्या पढ़ना है तो वो हम देख लेते हैं। ये केवल शॉर्ट नोट्स रहेंगे, तो इसमें आपको थोड़ा सा स्पीड रहेगी और थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्लैब के बारे में। तो डिजाइन ऑफ स्लैब, तो इसमें स्लैब हमारे 2 टाइप की होती है। एक होती है 1 वे स्लैब, एक होती है 2 वे स्लैब। तो 1 वे स्लैब कब कहा जाता है, तो 1 वे स्लैब कब कहेंगे हम, जब LY, जो ये हमारे पास ये स्लैब का पार्ट है, अगर इसमें LY अपॉन LX हम करते हैं, अगर वैल्यू हमारे ग्रेटर देन 2 आती है तो हमारा हो गया 1 वे स्लैब। और हमारी LY अपॉन LX वैल्यू लेस देन 2 आती है, तब हमारी क्या हो गया, यू हमारी क्या हो जाती है, 2 वे स्लैब हो जाती है। अब हमारी जो 2 वे स्लैब है, मेन फोकस किस में किया जाता है, 2 वे स्लैब में टॉरिजन पे मेन फोकस किया जाता है। जबकि हमारे 1 वे स्लैब में किस पे फोकस किया जाता है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पे फोकस किया जाता है। तो 1 वे स्लैब में डिफ्लेक्शन किस पे आता है, हमेशा याद रखना है, शॉर्टर स्पेन पे हमेशा क्या डिफ्लेक्शन नोट किया जाता है। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, WX अपॉन WY इक्वल टू LY अपॉन LX टू द पावर 4। ये डायरेक्ट आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, फार्मूला पूछा जाएगा, तो आपको फार्मूला सीधे थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल लोड की। तो टोटल लोड को अगर हम बात करें तो W हो जाता है, टोटल लोड को लाइव लोड हो गया, और हमारे पास क्या होता है, टोटल लोड लाइव लोड हो गया, और हमारे पास डेड लोड हो गया। तो हम अगर टोटल लोड की बात करते हैं तो WX डायरेक्शन में हो गया, WY डायरेक्शन में हो गया। तो WY कैसे निकाल सकते हैं, WX कैसे निकालेंगे, तो WY निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, W/1/r/4 हो जाता है। वैसे ही WX की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, W/r/4 1+r/4 हो जाते हैं। तो ये किसने दिया है, ग्रोसेफ रैंकाइन ने ये फॉर्मूला दिया था, इनके द्वारा हमने WX और WY निकाल दिया। तो हमने W की वैल्यू, जब W इक्वल टू हमने WX और WY की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल लोड निकल जाएगा। तो टोटल लोड इससे निकल जाएगा। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर की वैल्यू LY अपॉन LX की अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें आर की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब टोटल लोड जो होता है वो मैक्सिमम लोड कौन से वाले स्पेन पे आती है, तो मैक्सिमम लोड अगर पूछा जाएगा आपको, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही सीधे पूछे जाएंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम लोड कौन से वाले स्पेन पे आते हैं, तो हमेशा शॉर्टर स्पेन पे आते हैं। तो शॉर्टर स्पेन है इस पे, इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन भी किस पे लेते हैं, शॉर्टर स्पेन पे ही नोट करके रखते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है IS कोड, इसके बारे में क्या क्या कहता है, तो IS कोड स्लैब के बारे में क्या क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट यदि हम बात करें कि IS कोड क्या कहता है कि डाया ऑफ मेन बार के बारे में बात हो रखी है कि उसके डाया कितना होता है। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है इसका, ये हो सकता है, जो हमारी डाया ऑफ मेन बार हो गया वो डज नॉट ग्रेटर देन, वो मतलब किससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। जो हमारे पास स्लैब की थिकनेस होगी उसके 1/8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन सी, मेन बार हो गया। वैसे अगर डाया ऑफ मेन बार, अगर हम Fe 250 ग्रेड की स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो मेन बार का डाया किससे कम नहीं होना चाहिए, 10 mm से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे अगर हम Fe 415 ग्रेड की स्टील यूज़ कर रहे हैं तो हमारा डाया ऑफ बार किससे कम नहीं होना चाहिए, 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमने बात की मेन बार की। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की अगर हम बात करें तो बोथ केसेस में हमारे पास क्या हो जाता है कि ये 6 mm से कम नहीं होना चाहिए, चाहे हम Fe 250 यूज़ कर रहे हों, चाहे Fe 415 यूज़ कर रहे हों। इसी दोनों केस में किसी 6 mm डाया से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन सी बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसके बाद सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ
मेन बार। और किस में बात कर रहे हैं हम, ये स्लैब में हम बात कर रहे हैं। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट जब हम स्लैब में बात करेंगे तो हमारे पास कितना होना, तो अगर हम FE 250 अगर यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना हो जाता है, 0.15 हो जाता है। किस केस में, मेन बार के केस में। और FE 415 यूज़ कर रहे हैं तो कितना हो जाता है, 0.12% हमारे केस ऑफ BD हो जाता है। किसके केस में, FE 415 के केस में। वैसे ही अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी यही होता है कि FE 250 हम यूज़ कर रहे हैं तो 0.15% ऑफ BD, जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा उसका 0.15% हो गया। वैसे FE 415 यूज़ कर रहे हैं तो कितना हो जाता है, 0.12% ऑफ BD। तो टोटल कितना हो जाता है, 0.12% ऑफ BD हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिंग की। किसकी स्पेसिंग, मेन बार की। अगर हम जैसे हमारे पास मेन बार ये है जा रही है तो इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो मेन बार की स्पेसिंग हम बात कर लेते हैं। अगर हम मेन बार की बात करें तो मेन बार में हमारा क्या हो जाता है, ये कितना होना चाहिए, ये डज नॉट ग्रेटर देन, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3D और 300 mm। मेन बार की स्पेसिंग कितनी, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3D, 3 इंटू डाई ऑफ बार हो गया, और 300 mm, जो भी इनमें से मिनिमम होगा उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बार की तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5D हो जाता है यहाँ पे, और 300 mm हो जाता है। जो भी इन दोनों में से मिनिमम होता है उससे ज़्यादा हमारे कौन सा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन बार की। तो 3D 300 mm और 5D 300 mm हमें याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि हमें चेक ऑफ शेयर, जो हम शेयर चेक करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं। तो चेक ऑफ शेयर के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला ये पूछा जाता है कि टावा V इक्वल टू VU अपॉन B इंटू D होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है कि हमारे पास शेयर का फार्मूला क्या होता है, तो शेयर इक्वल टू होता है टावा V इक्वल टू VU अपॉन B इंटू D हो जाता है। अगर हमारे पास स्लैब के लिए अगर हम देखें तो स्लैब के लिए टावा V की वैल्यू क्या होती है, डज नॉट, अगर हमारे पास डज नॉट ग्रेटर देन 0.5 टावा C मैक्सिमम है तब हमारे क्या है, ये सेफ हो जाती है, किसमें, डायगोनल कंप्रेसिव फेलियर में सेफ हो जाती है। अगर हम टावा V की वैल्यू डज नॉट ग्रेटर देन K इंटू टावा C, तो K इंटू टावा C से बड़ी नहीं है तो हमारी क्या है, सेफ इन शेयर में सेफ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। कौन सा, स्लैब को हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे K की वैल्यू हमें दे रखी है, तो K की वैल्यू अगर 150 mm साइज़ का हमारे पास स्लैब है तो 1.3 ले लेते हैं। 150 mm से लेकर 300 mm तक का साइज़ है तो 1.6 से 0.002D तक हम ले लेते हैं। अब ग्रेटर देन अगर 300 mm है तो तब हमारे क्या जाता है, 1 ले लेते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, चेक ऑफ शेयर हमने पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील हमने पढ़ लिया, मेन बार के बारे में हम पढ़ लिया, जो IS कोड कहते हैं। मेन बार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हमने सब पढ़ लिया है। स्पेसिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, पहले फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लैट स्लैब के बारे में। तो फ्लैट स्लैब के बारे में क्या क्या होता है, फ्लैट स्लैब के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट तो हमें फ्लैट स्लैब के बारे में पूछा था कि फ्लैट स्लैब की थिकनेस किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो थिकनेस हमारी किससे, 12.5 सेंटीमीटर से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसकी फ्लैट स्लैब की थिकनेस। उसके बाद हम बात कर देते हैं कि फ्लैट स्लैब है क्या। तो फ्लैट स्लैब की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है कि विदाउट बीम, इसमें कोई बीम नहीं होता है। नो ड्रॉप पैनल भी नहीं होता है। नो कॉलम कैपिटल भी नहीं होता है। तभी हमारे क्या हो जाता है, उसी को हम फ्लैट प्लेट या फिर फ्लैट स्लैब कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फेलियर कैसे होता है। अगर हम बात करें कि फ्लैट स्लैब फेलियर किस में होता है, तो ये पंचिंग शेयर में फेलियर होता है। और पंचिंग शेयर की अगर हम बात करें, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया। अगर हमारे एरिया जितना कम होगा तो हमारे पास उतना ही स्ट्रेस क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो स्ट्रेस हमारा अगर ज़्यादा लगता है तो हमारा क्या हो जाता है, पंचिंग में फेल होता है ये। तो पंचिंग शेयर में फेल कब होगा, जब हमारे पास एरिया जितना कम होगा। अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारे क्या होगा, पंचिंग शेयर में सेफ हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें तो हमें इसे फ्लैट स्लैब में याद रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं टू वे स्लैब की। तो टू वे स्लैब हमने पहले भी बात कर रखी है कि LY अपॉन LX की वैल्यू अगर लेस देन 2 होती है तो हमें उसे क्या कहते हैं, टू वे स्लैब कह लेते हैं। तो LY LX वैल्यू लेस देन 2 हो गया तो टू वे स्लैब हो गया। एक हमें ये वाला फार्मूला याद रखना है। वैसे तो याद रहेगा नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक नज़र मार देनी है। डायरेक्ट पूछा जाएगा, अगर आपको ये ऐसा फार्मूला दिखता है तो आपको ये आंसर सही कर देना है। तो FCK अपन FI हो गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपन FCK B इंटू D का स्क्वायर इंटू BD हो गया। ठीक है,
एक हमारे मोमेंट की पूछ लेगा, एम एक्स पे कितना मोमेंट होता है, एम आई पे कितना मोमेंट हो, ये भी थोड़ा सा नोट करके रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है कि टॉरिजिनल रेनफोर्समेंट, स्लैब के एंड पे, स्लैब के मिडिल में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि टॉरिजिनल रेनफोर्समेंट कितनी कितनी होती है। तो टॉरिजिनल रेनफोर्समेंट के बारे में अगर पूछे तो आपको क्या करना है कि अगर पूछता है कि साइड में कितना होगा, जब भी साइड में होता है तो हमारा हो जाता है 0.75 AST इंटू एक्स। ठीक है, अगर साइड में पूछा जाएगा, अगर बीच में पूछा जाएगा, जैसे हमारे पास ये बीच में हो गया, यहाँ पे बीच में हो गया, क्योंकि स्लैब ऐसे में बढ़ रही है तो ये वाला पोर्शन बीच में हो गया। अगर स्लैब ऐसे में बढ़ रही है तो ये वाला पोर्शन भी बीच में हो गया। तो इस केस में पूछा जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाता है 0.75 AST/2। जितना हम साइड में लेते हैं मिडिल में उसका हाफ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्ड लाइन एनालाइज की। तो एल्ड लाइन एनालाइज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे क्या होता है, जब हमारी स्लैब क्या होते हैं रिस्ट्रेंट रहती है, किससे, कॉर्नर। इसमें क्या होता है, कॉर्नर जब फिक्स हो जाते हैं, इसमें कॉर्नर क्या होता है उठते नहीं है, तब हम क्या कहते हैं एल्ड लाइन एनालाइजिंग हम पढ़ लेते हैं। इसमें ये डिपेंड किस में होती है, ये हमेशा डिपेंड किस पे अगर पूछा जाएगा तो अपर बाउंड थ्योरम पे ये डिपेंड होती है। अब अपर बाउंड थ्योरम क्या होते हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि इन इलास्टिक एनालाइजिंग में हम देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है इकोनॉमिकल फोर्स सेक्शन। सेक्शन हमारे क्या होता है इन इलास्टिक एनालाइजिंग करते हैं, जिससे हमारे सेक्शन क्या होता है इकोनॉमिकली हो जाता है। उसके बाद हमें याद रखना है 3 इसमें कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैकेनिकल कंडीशन एंड यील्डिंग कंडीशन। ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन और मैकेनिकल कंडीशन को ऐड करके दोनों को अगर साथ में लें तो हमारे अपर बाउंड थ्योरम हो जाती है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन और एल्ड लाइन को हम ले लेते हैं तो हमारे लोअर बाउंड थ्योरम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें टोटल लोड इक्वल टू पूछा जाएगा तो टोटल लोड क्या हो गया, डेड लोड प्लस लाइव लोड हो गया। इसके बाद हमें क्या और चीज़ क्या बात करनी है कि एक मैक्सिमम शेयर के लिए पूछा जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आएगा, वी मैक्स इक्वल टू 1/3 W इंटू LX हो जाता है। वैसे अगर मैक्सिमम मोमेंट कैपेसिटी पूछा जाएगा तो WLX²/24 हो जाएगा। ये चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब स्लैब की 2A स्लैब के बारे में और पॉइंट पढ़ लेते हैं। अब 2A स्लैब के बारे में ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, जो आपने हर पेपर में अगर PYQ लगाए होंगे तो आपने ये वाला हर पेपर में क्वेश्चन देखा होगा कि अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और 4 एज क्या है नॉट हेल्ड डाउन और कैरिड यूडियल लोड ले रहे हैं और हेल्ड डाउन नहीं होते हैं चारों तरफ से, और तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो हमारे इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है, ग्रोसेफ-रैंकिन मेथड हम यूज़ कर लेते हैं। वैसे सेकंड हमें पूछा जाता है कि अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और हेल्ड डाउन होती है 4 डायरेक्शन पे हेल्ड डाउन होती है, तो तब हमारे पास क्या होता है यूडियल लोड ही ले रही है। तो इसे हम निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है पिगट्स मेथड, एक होता है मार्कस मेथड, एक होता है आई-स्क्वायर्ड मेथड। तो ठीक है, अगर हमारे पास आएगा कि पूछा जाएगा नेक्स्ट हमें पूछा जाएगा कि स्लैब विद एज अगर फिक्स है तो तब हम किस मेथड से निकालेंगे, एज अगर फिक्स भी हो जाएंगे तब भी हमारा आई-स्क्वायर्ड मेथड से इसे निकाल देते हैं। तो ये हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, टाइप ऑफ स्लैब ये हमने पढ़ लिया है। तो स्लैब के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, एल्ड लाइन एनालाइजिंग हमने पढ़ लिया है, टॉरिजन रेनफोर्समेंट पढ़ लिया है, फ्लैट स्लैब के बारे में पढ़ लिया है। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट जो हमने ये पढ़ा है तो इसमें आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब चल लेते हैं अपने PYQ के तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अ स्लैब इन अ रेनफोर्समेंट विद 8 mm डायमीटर बार। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 8 mm डायमीटर बार एंड डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड 548। डेवलपमेंट लेंथ हमें कितना चाहिए 548 चाहिए। तो हमें बताने हैं द विड्थ शुड बी, तो हमें द सपोर्ट की विड्थ हमें बतानी है कि हमें क्या पूछा गया है कि 8 mm डाई की बार हमने यूज़ कर ली है, डेवलपमेंट लेंथ हमें चाहिए 548 चाहिए। तो हमें बतानी है कि जो हमारे पास सपोर्ट होगा उसकी चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि छड़ों को LD/3 आलम के भीतर कम से कम हमें क्या करना पड़ता है, LD/3 कम से कम इसके अंदर हमें लेके जाना पड़ता है। LD/3 हम इसे अंदर लेके जाएंगे। और जो हम अगर हम बात करते हैं, अब ये हमारे पास तो ये कॉलम बन गया, ये बीम बन गया, तो इसमें 25 mm यहाँ पे हम क्या रखते हैं कवर रख देते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास 548 दे रखी है /3 कर लेंगे और 25 mm जोड़ देंगे, तो हमारे पास 27066 आ जाएगा, जो सिमिलर हो जाएगा 208 के। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, C वाला हमारा ऐसे में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना है हमें, ये हमें याद रखना है कि LD/3 हमें कम से कम जो हमें सपोर्ट होगा उसके अंदर तक बार को लेके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द मिनिमम कवर ऑफ अ स्लैब शुड नेदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार और नॉर बी। तो मतलब जो हमारे पास जो हमें स्लैब दे रखी है उसमें मिनिमम कवर एक तो डायमीटर ऑफ बार से कम नहीं होनी चाहिए और किससे कम नहीं होनी चाहिए। 10 mm हो गया, ये 15 mm हो गया, ये 25 mm हो गया, या फिर 13 mm हो गया। तो हमारे पास ये तो डाई ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए कवर, और यह फिर 15 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो ये हमने बीम में भी बात की थी, एक क्वेश्चन के बारे ऐसे क्वेश्चन आया था। तो हमें क्या तो इसमें हमें दे रखा है कि द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड स्लैब, हमें शुद्ध में स्लैब की प्रभावी विस्तृति कितनी होती है। तो इसमें हमें दे रखा है ऑप्शन। तो इसमें हमने पहले भी बात की है कि कितना हो जाता है क्लियर स्पैन, जो हमारे पास क्लियर स्पैन हो जाती है, क्लियर स्पैन हो गया, और हमने उसमें क्लियर स्पैन जो भी हमारे पास रहती है और उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, इफेक्टिव डेप्थ को जोड़ देते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा कि ये क्लियर स्पैन हो गया हमारे पास, और हमारे स्लैब की डेप्थ हो गया उसे ऐड कर लेते हैं। तो उससे हमारे क्या निकल जाती हैं, इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब निकल जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ कॉलम स्टीरअप्स ऑफ अ फ्लैट स्लैब। एक सपाट स्लैब में स्तंभ में प्रभावी चौड़ाई कितनी होती है। अगर फ्लैट स्लैब किसी हमारे कॉलम पे आ रहे हैं तो उसमें कॉलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखे हैं हमें। ऑप्शन नंबर ए है 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द पैनल, या फिर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल, या फिर ऑप्शन नंबर सी दे रखे हैं रेडियस ऑफ द कॉलम, या ऑप्शन नंबर डी दे रखे हैं डायमीटर ऑफ कॉलम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पैनल की चौड़ाई का आधा यानी हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन केस ऑफ द टू वे स्लैब हमारे पास है, तो इसमें डेप्थ ऑफ द स्लैब किस पे बेस्ड होती है। तो टू वे स्लैब में जो हमारी डेप्थ होती है वो किस पे निर्भर होती है, लॉन्ग स्पैन पे। गलत, मोस्टली लॉन्ग बट समटाइम शॉर्ट, गलत हो जाएगा। या शॉर्टर स्पैन हो गया। तो इसके बारे में हमें अभी बात भी की थी, हमने अभी शॉर्ट नोट्स में पढ़ा था। तो हमेशा शॉर्टर स्पैन पे इस पर सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो मैक्सिमम परमिजिबल स्पेसिंग ऑफ मेन बार के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होता है स्लैब के केस में। अगर हमने स्लैब के केस में से पूछा है तो कितना होता है मेन बार के केस में। 3D और 300 में हमने पढ़ा था, 3D और 300 में पढ़ा था। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में हमने कितना पढ़ा था, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस में हमने पढ़ा था 5D और कितना 300 mm। ठीक है, जो भी हमारा मिनिमम होता है। तो इनमें से जो मिनिमम होगा, इनमें से जो मिनिमम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 3D हो जाएगा। मेन बार में कितना होता है 3D और 300 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ। तो अगर हमारा 2 वे स्लैब है तो उसके लिए हमारे पास जो स्पैन व इफेक्टिव डेप्थ की जो गहराई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पूछा। तो जब भी हम बात करेंगे कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो में जब निकालना होता है 2 वे स्लैब में, तो हमेशा क्या लेते हैं इसमें ओवरेज वैल्यू लेते हैं किसके, शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ अ स्लैब विद इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओवरऑल लेंथ इज प्रोवाइडेड टू। हमारे पास कुल लंबाई के 1/3 के बराबर चौड़ाई वाले एक संयुक्त सेल स्लैब का मुख्य प्रॉब्लम कहाँ दिया जाता है। शॉर्टर स्पैन में दिया जाता है, या लॉन्गर स्पैन में दिया जाता है, या बोथ डायरेक्शन, या डायगोनल ऑफ द लेंथ। तो जब ये पूछा जाएगा मेन रेनफोर्समेंट की बात की जाएगी, तो मेन रेनफोर्समेंट हमेशा किस में दी जाती है, शॉर्टर स्पैन में दी जाती है। तो शॉर्टर लेंथ जिसकी जौन सी होगी उसमें हमारा मेन रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो बात अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कटर्ड। तो अल्टरनेट बार को कटर कितने पे किया जाता है, स्पैन का 1/7 पे, या स्पैन का 1/8 पे, या स्पैन का 1/6 पे, या स्पैन का 1/5 पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पैन बाय 1/7 पे हमारा क्या किया जाता है, उसे हमारा क्या था वो क्या है
कट आउट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर स्लैब विल बी बिहेव वन वे स्लैब। वन वे स्लैब की तरह कौन से बिहेव करेगी अगर हम बात करें कि सिंपली सपोर्ट ऑन लॉन्ग ऑफ द टू अपोजिट एज, आमने सामने की दो धाराओं में शुद्ध लंबित हो, तो ये हमारे ये वाली सही होगी। सिंपली सपोर्ट स्लैब अलोंग द टू अपोजिट एज, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। टू अपोजिट एज पे सपोर्ट होती हैं तो वही हमारे वन वे स्लैब का केस होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when shear stress exceeds the permeable stress of slab then it reduced by। एक छत में जन अपरूपण प्रतिबल अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो जाता है, तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ स्लैब, या प्रोवाइडेड टू शेयर एनफोर्समेंट, या यूजिंग हायर स्ट्रेंथ स्टील, या ऑप्शन नंबर डी है कि यूजिंग थिनर बार मोर नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि यूजिंग हम थिनर, इसमें पतली पतली बारें यूज़ कर लेते हैं लेकिन हमारे कहते हैं ज़्यादा नंबर में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉरिजिनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ स्लैब। छत के में जो हमारे टॉरिजिनल रेनफोर्समेंट है प्रबलन कहाँ दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास कि क्या पूछा गया है, कॉर्नर आर द हेल्ड डाउन, कोने जिसमें नीचे बंधे हों, या फिर स्लैब मेक मोनोथली कंस्ट्रक्टेड विद वॉल, तो छत दीवारों के साथ समरूप रूप से ढली हो। तो इसमें दो ही केस बनते हैं, तो दोनों दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक तो मोनोथली भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कोने से जो हमारे नीचे बंधे हों। तो उसी में हमारे क्या होते हैं, वहीं पे हमारे क्या होता है, टॉरिजन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि in case of slab using HYST bar the minimum percentage age of steel reinforcement is HYST bar। जो हम बार यूज करते हैं स्लैब के मामले में, उसमें न्यूनतम परसेंट कितना होना, उसका कितना परसेंट होना चाहिए। तो HYST बार जब भी हम यूज़ करते हैं तो मिनिमम परसेंटेज, चाहे वो हमारे पास किसी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार हो, चाहे वो मेन बार हो, तो उसमें हमारे पास जो HYST केस में कितना हो जाता है, दोनों ही केस में हमारा 0.12% ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, अगर हमें पूछा जाता है FE 250 के लिए पूछा जाता है तो FE 250 के लिए कितना हो जाता है, 0.15 हो जाता है। इससे FE 250 के लिए 0.15% हो जाता है टोटल हमारे किसका, स्टील का एरिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ कंटिन्यूस स्लैब, जो हमें दे रखे स्लैब का साइज दे रखा है 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर। ठीक है, और द थिकनेस, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ अ स्लैब टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज 3 मीटर। तो हमारे पास जो हमारे 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर की माप की एक सतत पट्टी दे रखी है जिसमें न्यूनतम समग्र गहराई दे रखी है और हमें बतानी है वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट को पूरा कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमें पता, पहले तो हमें इसमें देख लेते हैं कि कौन सी हमारे पास ये है स्लैब, कौन सी है, 1 वे है या 2 वे है। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू अगर हमारे लेस देन इक्वल टू 2 आ रही है तो हमारे पास 2 वे स्लैब हो गया। तो जब हमारे पास 2 वे स्लैब हो जाएगी तो हमें अगर 2 वे स्लैब के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, वो हमने किस में पढ़ा था, वो क्राइटेरिया हमने बीम वाले केस में पढ़ा था। तो क्राइटेरिया इसमें कहते हैं 2 वे स्लैब के लिए हमारे डिफ्लेक्शन लिमिट कितनी होती है, 40 होती है। तो अगर हम स्पैन बाय 40 का डिवाइड करते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, जो हमारी क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन लिमिट है उससे कम होनी चाहिए। तो अगर जब हम इसे 40 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 7.5 आ जाता है। तो जब हमारे 7.5 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि पहले हमें क्या निकालना है, कि पहले हमें चेक करना है कि स्लैब कैसी है, 1 वे है या 2 वे है। तो पहले ये चेक कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि श्रिंकेज इन कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट स्लैब है हमारे पास, उसमें श्रिंकेज किसके कारण होता है, कॉजेड टू, ये शेयर क्रैक के कारण, ये टेंशन क्रैक के कारण, या कॉजेड कंप्रेशन क्रैक के कारण, ये डज नॉट कॉजेड बाय एनी क्रैकिंग। तो इसका हमेशा याद रखना है, यहाँ पे टेंशन क्रैक सही आंसर हो जाता है। जो भी हमारे श्रिंकेज होती हैं वो किसके कारण होती है, टेंशन क्रैक के कारण होती हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी हमने थ्योरी भी पढ़ ली है। आपको इसमें कमेंट ज़रूर करना है,
आपको कौन सा पोर्शन सही लगा है, कौन सा पोर्शन में गड़बड़ लगा है, किस में आपको थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है हमें, तो वो आपको बता देना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कॉलम के बारे में। तो इसके अभी स्लैब के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, इसमें पार्ट सेकंड बना के हम उसमें भी बात कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ठीक है, तो आगे देख लेंगे उसका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।